चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसएस में चैप्टर नंबर 12 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है इंडियन डेमोक्रेसी। देखो, हम लोगों ने कल इस चैप्टर में समझा था कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक मतलब कि लोकशाही देश। हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट बनती है ना, वो कौन तैयार करता है? हमारी गवर्नमेंट को, हमारी सरकार को कौन तैयार करता है? तो यहाँ के लोग ही, हम लोग ही हमारी सरकार बनाते हैं और बिगाड़ते भी हैं। बरोबर ना? हम लोग ही हमारी सरकार बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तो इलेक्शन के थ्रू बनाते हैं। ये सब पॉइंट हमने कल देखे थे ना। इलेक्शन के लिए सबसे पहले पब्लिक ओपिनियन जरूरी होता है, लोगों की राय जरूरी होती है कि लोग गवर्नमेंट के बारे में क्या सोच रहे हैं। और पब्लिक ओपिनियन के भी अलग अलग मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके बारे में हमने समझा था पहले। सही बात है ना? अब आज आज उसका नया पॉइंट देखें चैप्टर का, तो दूसरा पॉइंट आता है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। हमें डेमोक्रेसी मतलब क्या, वो हमने समझा ना, लोकशाही, कि जहाँ पर लोगों का राज चलता हो। राजाशाही नहीं, एक किंगशिप होती है कि जहाँ पर जो है वो राजाशाही चलती है, जैसे पहले चलती थी। जो राजा बोले वही मानना होता है। लोगों में कोई भी तरह का जो है वो पावर नहीं, पूरा पावर राजा के हाथों में। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री या डेमोक्रेसी मीन्स वो कहलाता है कि जहाँ पूरा पावर लोगों के हाथ में होता है। लोग ही वोट दे के पसंद करते हैं कौन हमारा राजा बनेगा। बरोबर ना? मतलब कि कौन हमारी कंट्री को संभालेगा, कौन हमारी सरकार बनाएगा, ये सब कौन डिसाइड करता है? तो लोग ही डिसाइड करते हैं। उसे डेमोक्रेसी कहते हैं ना। लेकिन ये डेमोक्रेसी के भी दो अलग अलग टाइप्स आते हैं। एक आता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और दूसरा प्रेसिडेंटियल डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंटियल डेमोक्रेसी, दोनों के बारे में समझना कि पहले पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमारी कंट्री में है, इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलती है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो है वो पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग जो है वो पूरी सरकार तैयार होती है। पार्लियामेंट और दो हाउस तैयार किए जाते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। हमारे इंडिया में है ना ऐसा, कि जहाँ पर कंट्री का सबसे बड़ा हेड वो प्रेसिडेंट कहलाता है। हमारी कंट्री के प्रेजेंट प्रेसिडेंट जो रामनाथ कोविंद हैं, कि वो प्रेसिडेंट मींस इंडिया का सबसे बड़ा हेड वो। और वो जो है वो फिर सिलेक्ट करते हैं किसको? प्राइम मिनिस्टर को। जो प्रेसिडेंट होते हैं वही सिलेक्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर जैसे हमारी कंट्री में नरेंद्र मोदी, वो प्राइम मिनिस्टर। और फिर प्राइम मिनिस्टर बाकी की पूरी सरकार बनाते हैं। फिर पता है ना, अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, हेल्थ मिनिस्टर अलग, रेलवे मिनिस्टर अलग, एजुकेशन मिनिस्टर अलग, सब अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं। ये सब मिनिस्टर कौन डिसाइड करता है, कौन सिलेक्ट करता है? प्राइम मिनिस्टर। सबसे ऊपर प्रेसिडेंट होता है, वो सिलेक्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करते हैं फिर बाकी सबको। शॉर्ट में समझो कि जहां पर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ये साथ में काम करते हो, तो वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहलाती है। और दूसरी आती है प्रेसिडेंटियल डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंटियल डेमोक्रेसी मतलब वो कहलाती है कि जहां पर प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, जहां पर पूरा पावर एक के ही हाथ में होता है, सिर्फ प्रेसिडेंट। जहां पर प्रेसिडेंट ही सब कुछ कामकाज संभालता हो, वो प्रेसिडेंटियल डेमोक्रेसी कहलाती है। प्रेसिडेंट को कौन सिलेक्ट करता है? तो प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करता है वहां के लोग। बराबर ना? वोटिंग देकर सिलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट कौन बनेगा। हमारी कंट्री में क्या होता है, वोटिंग देकर हम लोग सिलेक्ट करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, और वहां सिलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट कौन बनेगा। वो प्रेसिडेंटियल डेमोक्रेसी आती है। बराबर ना? हमारे यहाँ पर सबसे ऊपर प्रेसिडेंट होता है, लेकिन प्रेसिडेंट एक्सटर्नल वर्क नहीं करते, वो सिर्फ ऑफिस वर्क ऑलमोस्ट करते हैं। आप लोग कभी टीवी पे, न्यूज़ में या कहीं पर भी प्रेसिडेंट के फोटोज या प्रेसिडेंट की बातें सुनते हो कि प्रेसिडेंट ने ये बात कही, ऐसा कभी सुना है? नहीं ना? सही बात है ना? हम लोग सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं, नरेंद्र मोदी को देखते हैं कि हाँ भाई नरेंद्र मोदी सब कुछ कर रहा है। बरोबर? ये हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, कि जहाँ पर प्रेसिडेंट हेड है, लेकिन वो सिर्फ इंटरनल वर्क करते हैं, एक्सटर्नल वर्क नहीं। एक्सटर्नल वर्क सब कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। जबकि दूसरा है वो आता है प्रेसिडेंटियल डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंटियल डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट ही सब कुछ काम संभालता है, इंटरनल हो या एक्सटर्नल। जैसे बताया अमेरिका में प्रेसिडेंटियल डेमोक्रेसी चलती है। अमेरिका में तो अमेरिका के जो है अभी जैसे प्रेजेंट वहाँ के प्रेसिडेंट बने ना, जो बाइडन। बराबर ना? जो बाइडन वहाँ के अभी के प्रेसिडेंट बने, तो वो प्रेसिडेंट ही हैं।
वो इंटरनल एक्सटर्नल वही सब काम करते हैं, वहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, तो वो प्रेसिडेंटियल डेमोक्रेसी कहलाती है। बरोबर, समझ आ रहा है ना ये दोनों टाइप्स में। फिर दूसरा एक पॉइंट हमारा आता है, वो आता है इलेक्शन सिस्टम इन डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ पर इलेक्शन सिस्टम कैसे, हमने कल भी समझा था इस बात को कि हमारे यहाँ पर जब इलेक्शन होता है ना, तो वो एक फेस्टिवल जैसा जो है वो एटमॉस्फेयर बन जाता है। बरोबर ना, एक फेस्टिवल जैसा माहौल बन जाता है जब इलेक्शन होते हैं तब। तो ये इलेक्शन एक्चुअली कैसे होते हैं, इसकी प्रोसेस क्या है, इस इलेक्शन की टाइमिंग में क्या क्या होता है, उन सब के बारे में अगर समझे ना, तो सबसे पहले ये ध्यान दो कि इलेक्शन की जो भी पूरी प्रोसेस होती है ना, वो पूरी प्रोसेस संभालने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है। कमेटी मतलब एक टीम बनाई जाती है जो इलेक्शन की पूरी प्रोसेस संभालते हैं, जिसको नाम देते हैं द इलेक्शन कमीशन। द इलेक्शन कमीशन मतलब एक टीम बनाई जाती है उनकी, जो सब कामकाज संभालते हैं इलेक्शन का। और ये इलेक्शन कमीशन हमेशा इंडिपेंडेंट रखी जाती है, इम्पार्शियल रखी जाती है। ये ध्यान दिया जाता है कि उस टीम में जो भी मेंबर्स हो ना, वो हमेशा अपने रूल चलाएं, कोई भी तरह की पार्शियलिटी ना करें। नहीं तो अगर पार्शियलिटी हो तो आपको भी पता है कि भाई इलेक्शन में फिर पार्शियलिटी करके जो पार्टी हारने वाली हो वो भी खुद को जीता देगी, ऐसे हो जाएगा ना फिर। बराबर ना, तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन को हमेशा इंडिपेंडेंट रखा जाता है, उसके लिए स्पेशल रूल्स बनाए जाते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस तरह से काम करेगी। और इंडिया में जो भी इलेक्शन होता है ना, छोटी लेवल से लेकर बड़ी लेवल तक, सिटी लेवल पे होते हैं या तो फिर पार्लियामेंट का इलेक्शन, स्टेट असेंबली का, लेजिस्लेटिव काउंसिल का, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, जो भी तरह का इलेक्शन हो वो सभी इलेक्शन ये इलेक्शन कमीशन ही संभालती है। बरोबर, हमारे यहाँ पर इलेक्शन वोटिंग के थ्रू होता है ना वोटिंग, और वोटिंग की जाती है सीक्रेट बैलेट के थ्रू। सीक्रेट बैलेट मतलब इस तरह से वोटिंग की जाती है कि कोई एक पर्सन कहाँ पे वोट देने जा रहा है और किसको वोट दे रहा है ये दूसरे पर्सन को कभी पता नहीं चलता। मैं अगर वोट दे के आऊंगा तो पता है सीक्रेट बैलेट मतलब वो कहते हैं, समझना ध्यान से, कि जहाँ पे वोट देने जाते हैं ना वहां पर एक पर्टिकुलर जो है वो रूम जैसा, एक छोटे से रूम जैसा बना दिया जाता है कि जहां पर आप अकेले जाओ और अकेले जिसको भी वोट देना है वो वोट दे के वहां से चले आओ, कि कोई आपका वोट देखता नहीं है कि आपने किसको वोट दिया। बरोबर, किसी को भी जो है वो पता नहीं चलता है कि कौन से पर्सन ने किसको वोट दिया है, तो इसे सीक्रेट बैलेट कहते हैं। और फिर आखिरी में सिर्फ जो है वो वोटिंग की काउंटिंग होती है। बरोबर ना, कि भाई जिसमें जिसमें जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले हो तो वो पार्टी रूलिंग पार्टी कहलाती है, वो जीती हुई पार्टी कहलाती है। और जो हार गई हो तो वो पार्टी क्या कहलाती है, अपोजिशन पार्टी कहलाती है फिर। बरोबर है। अब ये इलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या होता है ये ध्यान से सुनना, स्टेप्स सुनना कि इलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या होता है। जब भी भाई इलेक्शन डिसाइड होता है ना, इलेक्शन का डिसीजन तो भाई सालों पहले हो जाता है। मतलब हमें भी पता है हर 5-5 साल में इलेक्शन होने वाले हैं, तो हर 5 साल में पहले ही डिसाइड हो जाता है ना कि हाँ भाई इस साल इलेक्शन होगा। सही बात है कि नहीं। और बीच में अगर बाय चांस कोई नेता की डेथ हो जाए या कोई जो है वो दूसरी कोई सिचुएशन आ जाए, तब उस वक्त बीच में भी स्पेशल इलेक्शंस किए जाते हैं। बराबर ना, बीच में भी इलेक्शन किए जाते हैं कि अगर कोई ऊपर नीचे कुछ भी जो है वो सिचुएशन आ जाए तो। लेकिन जब रेगुलर इलेक्शंस होते हैं तो रेगुलर इलेक्शन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स ध्यान से सुनना। सबसे पहले जो है वो जो इलेक्शन कमीशन है, ये जो टीम है, वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करती है कि भाई डेट अनाउंस करती है कि इस तारीख को इलेक्शन होंगे। सबसे पहले डेट अनाउंस करना। उसके बाद आता है, तो उसके बाद हर एक पार्टी अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरती है। किसी को भी इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना हो तो वो अपना नॉमिनेशन फॉर्म वहां पर भर सकता है। तो सेकंड स्टेप आता है कि नॉमिनेशन फॉर्म भरना। बरोबर, अब ये नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए कोई भी, अगर सपोज मेरी भी इच्छा है कि यार मुझे भी इलेक्शन में खड़ा होना है या मुझे भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, तो मैं भी अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरूंगा। बरोबर ना। दूसरा, उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो ये सब फॉर्म चेक करती है कि जिसने जिसने फॉर्म भरा है वो सब जो है वो सही इंसान है या नहीं। कोई भी अगर क्रिमिनल हो, कोई अगर बैंकरप्ट हो, बैंकरप्ट मतलब कि जिसने जो है वो बैंक ने जिसका नाम ब्लैक लिस्ट में लिखा हो, जिसने बैंक से उधार पैसे लिए हो
लेकिन वापस दिए ही ना हो, बैंक के पैसे खा गया हो, तो ऐसा इंसान बैंकरप्ट पर्सन कहलाता है। तो ऐसा इंसान जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अगर मैंने जो है वो इलेक्शन में फॉर्म भरा है बाय चांस कि चलो मुझे भी नेता बनना है, मुझे भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, अगर मैंने फॉर्म भरा है तो उसके लिए फिर इलेक्शन कमीशन सेकंड स्टेप में वो हमारे फॉर्म चेक करेगी कि ये इंसान जो है वो लायक है या नहीं है। बरोबर, वो फॉर्म जब चेक हो जाए तब उसके बाद इलेक्शन कमीशन ही अपनी एक आखिरी डेट देती है कि भाई जिसको खुद अगर फॉर्म निकाल देने हो, भाई क्या कहते हैं कि भाई बैकआउट करना हो तो वो कर सकते हैं। कि जैसे मैंने जोश जोश में फॉर्म तो भर दिया, लेकिन फिर जो है वो मूड बदल गया कि नहीं यार इलेक्शन में नहीं खड़ा होना है भाई, बहुत मगजमारी होगी। बरोबर, ऐसा कुछ माइंड चेंज हो गया अगर, तब उस वक्त अगर जो है वो मुझे अपना फॉर्म वापस विड्रॉ करना हो तो वो कर सकते हैं। उसकी डेट देती है इलेक्शन कमीशन, ये डेट देती है कि जिसको जिसको अपना फॉर्म वापस ले लेना हो तो वो वापस ले लो। उस तारीख तक हर एक पर्सन जिसको अगर फॉर्म वापस लेना है, रिटर्न करना है, तो वो रिटर्न कर देते हैं। जो नहीं रिटर्न होते तो वो कंफर्म कहलाते हैं। बराबर ना, इलेक्शन कमीशन फिर कंफर्म करती है, फिर न्यूज़पेपर में ऐड देती है कि हाँ भाई इतने लोगों ने कंफर्म फॉर्म भरा है। बराबर, फिर जो फॉर्म आ जाए तो उस फॉर्म के बाद हर एक पार्टी का पर्टिकुलर सिंबल दिया जाता है। हर एक पार्टी का क्या कहते हैं, सिंबल दिया जाता है। आपको लोगों को भी ध्यान होगा ना, भाजपा का अलग सिंबल आता है, कांग्रेस का अलग, आप पार्टी का अलग सिंबल आता है। तो वो सबको पर्टिकुलर सिंबल दिए जाते हैं। ठीक है, सिंबल देने के बाद उनके बाद शुरू होती है एडवर्टाइजमेंट। उनके बाद क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट शुरू होती है। फिर पता है हर एक पार्टी वाले अलग अलग रैलियां निकालते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा अपने आसपास, इलेक्शन से कुछ टाइम पहले जो है वो सब रैलियां निकालते हैं, प्रोग्राम करते हैं, स्पीच देते हैं, टीवी न्यूज़पेपर पे इंटरव्यूज देते हैं। मतलब कि अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सबके घर घर जाते हैं कि प्लीज हमें वोट देना, कहते हैं ना ऐसा। बरोबर, तो इस तरह से अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट जो है वो जिस दिन इलेक्शन हो ना उसके 48 आवर्स पहले, मतलब 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन अब एडवर्टाइजमेंट बंद करवा देती है। जिस दिन इलेक्शन होता है उसके 2 दिन पहले एडवर्टाइजमेंट वगैरह बंद करवा देते हैं। और फिर 2 दिन बाद वो फाइनल इलेक्शन, ठीक है ना, इलेक्शन का दिन, कि जहाँ पर इलेक्शन के दिन जैसे मैंने बताया सीक्रेट बैलेट के थ्रू इलेक्शन किया जाता है। अब सीक्रेटली इलेक्शन किया जाता है कि कौन किसको वोट दे रहा है, वो उस पर्सन के अलावा और किसी को पता नहीं होता। फिर ये इलेक्शन का दिन कंप्लीट हो तो उसके बाद होती है इलेक्शन की वोटिंग की काउंटिंग। बराबर ना, उसके बाद वोटिंग की काउंटिंग होती है। अब वोटिंग की जो काउंटिंग होती है तो उसमें जो है वो 8-10 दिन लगते हैं। और उस काउंटिंग के बाद फिर जो है वो फाइनल रिजल्ट अनाउंस होता है। कि फिर रिजल्ट अनाउंस हुआ कि फाइनली कौन सी पार्टी जीती और कौन सी हारी है। सही बात है ना। और ये पूरा सिस्टम, जैसे मैंने बताया, पूरा सिस्टम पहले डेट अनाउंस करने से लेकर आखिरी में काउंटिंग तक, ये पूरा सिस्टम कौन संभालता है, तो इलेक्शन कमीशन संभालती है। इलेक्शन कमीशन ही ये पूरा कामकाज संभालती है कंप्लीटली। बरोबर, और इसमें जैसे मैंने बताया ना कि सीक्रेट बैलेट के थ्रू वोटिंग की जाती है। अब ये सीक्रेट बैलेट में पहले जैसे वोटिंग होती थी ना, सीक्रेटली पहले वोटिंग होती थी, वो होती थी वोटिंग बाय बैलेट पेपर। बैलेट पेपर के थ्रू, मतलब कैसे होता था कि भाई उस वक्त पहले जैसे वोटिंग देने जाते थे तो वो ऐसे होते थे कि भाई पर्टिकुलर एक रूम होता था, ध्यान से समझना, एक रूम होता था, एक पर्सन अकेले जाएगा वहां पर, उस रूम में सामने एक डब्बा होता, बराबर ना, एक डब्बा होता, और डब्बे के नीचे जो है वो 3-4 पेपर रखे जाते थे अलग अलग कलर के। बराबर, 3-4 पेपर रखे जाते थे कि सपोज उसमें जो है वो भाजपा का एक, कांग्रेस का एक, है ना, कि भाई एक कलर सपोज पिंक कलर का भाजपा का, येलो कलर का कांग्रेस का, ऐसे अलग अलग कलर्स। और बैलेट पेपर में उसके ऊपर जो है वो थप्पा लगाकर या तो वो पेपर जो है वो फाड़ कर और उस डब्बे में डाल देना होता था। कि चलो डब्बे में जो है वो एक भाजपा का पेपर डाला, या दूसरा पर्सन आया किसी ने कांग्रेस का पेपर डाला। तो इस तरह से पहले पेपर के थ्रू वोटिंग होती थी जिसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स भी होती थी। तो इसकी वजह से आज के टाइम में अब वोटिंग होती है, वो होती है ईवीएम के थ्रू, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के थ्रू ये वोटिंग होती है। बराबर, कि जिसमें कैसा कि अब जो है वो मशीन है, मतलब आप जाओ वहाँ पर,
वहाँ पर जो है वो मशीन रखी गई होती है, जिस मशीन में जो है वो सबका नाम लिखा हुआ होता है, ये भाजपा का पर्सन, ये कांग्रेस का पर्सन, ये सबके नेम लिखे हुए होते हैं। और उस नाम के सामने जो है वो पर्टिकुलर बटन होता है। अगर आपको भाजपा को वोट देना है तो वहाँ पर जो है वो क्लिक कर दो, उस बटन पे क्लिक कर दो। कांग्रेस को वोट देना है तो कांग्रेस के बटन को क्लिक कर दो, बराबर ना। जिसको भी वोट देना हो वहाँ पर वो क्लिक करें, ठीक है। अगर किसी को वोट नहीं देना है तो आपके टाइम में मशीन में एक नया ऑप्शन आता है जिसे कहते हैं नोटा। नोटा, NOTA, नोटा। नोटा मीन्स कहते हैं नन ऑफ द अबव, कि अगर आपको कोई भी पार्टी के ऊपर विश्वास नहीं है कि भाई मुझे किसी को भी वोट नहीं देना है, तो आप जो है वो नोटा को वोट दे सकते हो, बराबर ना। कि जिससे भी जो है वो गवर्नमेंट पे एक मैसेज पहुंचेगा कि लोगों को किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं है, तो गवर्नमेंट खुद को सुधारने की कोशिश करेगी, बराबर। समझ आ रहा है ना। ये पूरा सिस्टम, फिर से बोल रहा हूँ, ये पूरा सिस्टम कौन संभालता है? तो इलेक्शन कमीशन संभालती है। और इनके बाद एक आखिरी पॉइंट आता है, वो आता है डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज, आपको पता है हमारे यहाँ पर जो है वो कितनी पार्टीज हैं? कितनी पार्टीज हैं वो आप लोगों को ध्यान है? आप लोगों ने नाम सुना होगा सिर्फ कि भाई भाजपा है और कांग्रेस है। ज़्यादा से ज़्यादा नाम सुना होगा आप पार्टी है, बराबर ना, ऐसे आपने नाम सुना होगा। लेकिन कितनी पार्टीज हैं टोटल? क्या खाली ये दो तीन ही है? नहीं, टोटल हमारे यहाँ पर कितनी, तो अप्रोक्सीमेट 1700 1800 से भी ज़्यादा पार्टी हैं। 1700 1800 से भी ज़्यादा पार्टीज हैं। आप लोग खाली नाम सुनते हो ये दो तीन का, पर दो तीन नहीं है, हमारे यहाँ पर बहुत सारी पार्टीज हैं। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। कि एक आती है रीजनल पार्टी और दूसरी आती है नेशनल पार्टी। ध्यान से सुनना ये आखिरी पॉइंट। एक होता है रीजनल पार्टी और एक होता है नेशनल पार्टी। अब रीजनल पार्टी कौन? रीजनल पार्टी मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही वो खाली जो है वो इलेक्शन लड़ सकते हो, तो उसे रीजनल पार्टी कहते हैं। जो पार्टी एक पर्टिकुलर एरिया में ही इलेक्शन लड़ सकते हो तो उसे रीजनल पार्टी कहते हैं। और जो पार्टी पूरे देश को चलाने के लिए इलेक्शन लड़ सकते हो, पूरे देश को, तो उसे नेशनल पार्टी कहते हैं। जैसे देखो भाजपा, कांग्रेस, ये नेशनल पार्टीज है, ये दो मेन आपको पता है इसके लिए। अब भाजपा पूरे देश को चलाता है ना, पूरे देश को चलाना मतलब कि दिल्ली की मेन सरकार उसकी बनती है ना, बराबर ना। जो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो वो समझो नेशनल पार्टी है, और बाकी की रीजनल पार्टीज कहलाती हैं। अब जैसे सपोज अगर मुझे इलेक्शन में खड़ा होना हो, ध्यान से सुनना ये, अगर मुझे इलेक्शन में खड़ा होना हो, मैं यहाँ पर सूरत में रहता हूँ और मुझे यहाँ पर इलेक्शन में अगर खड़ा रहना है, पार्टिसिपेट करना है, तो क्या मैं सीधा प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता हूँ कि कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ डायरेक्ट, मैं तो वहीं पे इलेक्शन लड़ूंगा? ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना, सीधा वहीं पे ही हो जाए तो ऐसा पॉसिबल है? नहीं होगा ना। मुझे क्या करना होगा पता है? मुझे पहले अपने सूरत में ही, अपने एरिया में पहले मुझे इलेक्शन लड़ना होगा। पूरे सूरत के लिए भी नहीं है, पूरे सिटी के लिए नहीं, कि भाई कम से कम मुझे अपनी एक पार्टी बनानी होगी, जिस पार्टी में मेरे 10 15 20 25 लोग हो। अपनी एक पार्टी, उसे एक नाम देना होगा मुझे, और अपने एरिया में मुझे इलेक्शन लड़ना होगा। मैं जिस एरिया में रहता हूँ उस एरिया में, उस जोन में, कि उस जोन में मैं पहले इलेक्शन लड़ूंगा। अगर उस जोन में मैं इलेक्शन जीत गया तो उसके बाद फिर सूरत के दूसरे जोन में मैं लड़ूंगा, फिर तीसरे जोन में, फिर ऐसे करते हुए पूरे सूरत में मैं पहले इलेक्शन लड़ूंगा, पहले अपने एरिया में, बराबर ना। उसके बाद फिर जो है वो दूसरे एरिया में, तीसरे एरिया में, फिर पूरे सिटी में। जब मैं अपनी सिटी में जो है वो इलेक्शन जीत जाऊंगा ना, तो फिर दूसरी सिटी में शुरू करूंगा कि चलो मैंने सूरत में जो है वो इलेक्शन जीत के, अब अहमदाबाद में, फिर अहमदाबाद में भी पहले एक एरिया में, दो एरिया में, तीन एरिया में इलेक्शन जीतूंगा। उसके बाद अहमदाबाद पूरी सिटी में। अब पूरी सिटी में हो जाए तो फिर तीसरी सिटी में, वडोदरा में, फिर राजकोट में, ऐसी अलग अलग सिटीज़ में जाऊंगा, बराबर। और सब सिटीज़ में जब हो जाए ना, इन सभी सिटीज़ में जब कंप्लीट हो जाए, तो फिर पूरे स्टेट के लिए लड़ सकता हूँ। पूरे कम से कम 4 सिटीज़ में अगर मैं जीत जाऊँ ना, कम से कम 4 सिटी में अगर मैं जीतूँ, तो फिर मैं लड़ सकता हूँ पूरे स्टेट के लिए। फिर मैं स्टेट गवर्नमेंट बनाऊंगा, बराबर ना। पूरे स्टेट का जैसे CM बनते हैं,
है ना, चीफ मिनिस्टर होता है, गवर्नर होता है, तो पूरी स्टेट की सरकार बनाऊंगा। फिर चलो अगर मैं गुजरात में जीत गया, कि गुजरात में अगर मैं जीत गया तो फिर दूसरे स्टेट में मैं काम करूंगा, बराबर ना, एक स्टेट में जीता तो दूसरे स्टेट में काम करूंगा, फिर मैं ऐसे करते हुए फिर धीरे धीरे दूसरे स्टेट में भी मैं जीतूंगा। ऐसे पूरी कंट्री में अगर मैं 4 स्टेट में जीत गया ना, कितने स्टेट में, कम से कम 4 स्टेट में अगर मैं जीता तो फिर मैं नेशनल पार्टी बना सकता हूँ, तो उसके बाद फिर मैं प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शन लड़ सकता हूँ, बराबर ना। नेशनल पार्टी मतलब वो जो पूरे देश को चलाती है, तो पूरे देश को चलाने वाली पार्टी तब बनेगी जब पहले ये छोटी लेवल से मुझे शुरू करना होगा, बराबर ना। पहले अपनी सिटी में जीतना होगा, भाई 3-4 सिटी में अगर जीत गए तो उसके बाद फिर स्टेट में, फिर अगर 3 या 4 स्टेट में जीत गए तो उसके बाद फिर कंट्री में, बराबर ना। इसलिए हमें सिर्फ पूरे देश को चलाने वाली 2 या 3 पार्टीज पता चलती है, कि भाजपा पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, ये सब पार्टीज हमें पता चलती है, बराबर ना। बाकी अगर देखा जाए तो बाकी हर एक जगह पर छोटी छोटी पार्टीज बहुत सारी है, 1700 से 1800 पार्टीज हमारे देश में चलती है, जिसमें मेन मेन अगर नाम बताऊं ना तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी आपको पता है, इसके अलावा बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी, या तो फिर सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियन मार्क्सिस्ट, एनसीपी, एसपी, डीएमके, एआईएडीएमके, आप पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, ऐसे जो है वो कितनी सारी पार्टीज हैं, 1700-1800 पार्टीज है जो हमारे यहाँ पर काम करती है, बराबर। इनमें हर एक जगह पर जो भी प्लेस पर जो पार्टी जीतेगी तो वो क्या कहलाती है, तो वो रूलिंग पार्टी कहलाती है वहाँ की, और जो पार्टी हार जाए वहाँ पर तो वो क्या कहलाती है, अपोजिशन पार्टी कहलाती है। और ये दोनों पार्टी साथ में काम करती है, साथ में काम करती है, दोनों पार्टी साथ में चलती है तो ही हमारा देश चल पाता है। नहीं तो जो पार्टी जीते और जो है वो उसके सामने दूसरी कोई पार्टी ना हो ना, तो जीतने वाले पार्टी पता है वो राजाशाही हो जाती है। सपोज अगर भाजपा जीत रही है तो उसके सामने कांग्रेस भी लोकसभा में या समझो हमारी पार्लियामेंट में बैठी हुई होगी, कांग्रेस भी होगी सामने, बराबर। कांग्रेस क्या काम करेगी पता है, कि अगर भले भाजपा जीत गई, वो रूलिंग पार्टी, तो सामने अपोजिशन पार्टी काम करेगी कि वो कुछ भी गलती करे ना भाजपा तो सीधा उसे टोकेगी कि देखो भाजपा ने ये गलती की है, बराबर। अगर सामने टोकने वाली कांग्रेस हो ही ना तो फिर तो भाजपा राजा जैसा काम करेगी ना, जो मन आए वो करेगी, बराबर ना, जो मन में आए वो करेगी, जो है वो क्या कह सकते हैं, बिना कोई उसे रोक टोक वाला होगा नहीं, तो अपने मन के हिसाब से राजा की तरह वो काम करेगी। लेकिन अगर सामने कांग्रेस पार्टी होगी तो भाजपा ने कुछ भी गलती की तो कांग्रेस पार्टी पूरी इंडिया को बता देगी देखो भाजपा ये गलती कर रही है, बराबर ना। और अगर उसने गलतियां बढ़ाती रही तो फाइनली क्या होगा, फाइनली जब अगली बार इलेक्शन आएगा ना तो कोई भाजपा को वोट नहीं देगा, फिर सब कांग्रेस को वोट देंगे, बराबर। उसी तरह से अगर कांग्रेस जीत गई और कांग्रेस कुछ भी गलती करती है तो उसके सामने भाजपा बैठी हुई होगी। ये सभी पार्टी साथ में काम करती है, तभी तो फिर ये हमारे देश चल पाता है ना। तभी तो वो सब जो है वो ईमानदारी से काम कर पाते हैं कि नहीं भाई अगर हमने कुछ भी गलती की तो अगली बार हमें वोटिंग मिलेंगे ही नहीं, इस डर से सब लोग बरोबर काम करते रहते हैं ना। तभी हमारी ये डेमोक्रेटिक कंट्री वो सीधी सीधी चलती रहती है, बरोबर। आ रही बात समझ में। तो देखो आज जैसे हमने ये पॉइंट देखा ना इंडियन डेमोक्रेसी का, अब ऐसे ही इनके दूसरे चैप्टर्स, दूसरे पॉइंट्स वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।